मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम जो है आपका जो तीसरा अध्याय या दूसरा अध्याय कह लीजिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसका हम जो है प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने एक दो पंक्तियों में लिखने वाले जो प्रश्नों के उत्तर है उसका हमने समग्र चर्चा किया। उसके साथ साथ 25 से 30 शब्दों में जो लिखने वाले उत्तरों का हमने प्रश्नों का उत्तरों का जो है विस्तृत अध्ययन किया। आज हम जो है उसी पाठ के अंतर्गत 50 से 60 शब्दों में लिखे जाने वाले उत्तरों को किस प्रकार लिखा जाता है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इस प्रकार तो चलिए आज हम जो है अगला वीडियो में जो है इसका समग्र अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है। यहाँ आप जो है अपने नोटबुक में लिखते समय आप जो है यह प्रश्नों के उत्तर जो है मैंने संक्षिप्त में लिखा हुआ है। चाहे तो आप जो है किताब में जो है पढ़कर जो है अपने खुद के उत्तर भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर अब हम चर्चा करेंगे। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो उपनेता प्रेमचंद जो है पहले ही एवरेस्ट पर चढ़कर आए थे और दूसरे दल को जो है वह आगे की जानकारी दे रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि खम्बू हिमपात जो है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। देते हुए कहा कि उनके दल में कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है, कैंप 1 जो है इस खम्बू हिमपात के ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। वहाँ तक का रास्ता भी इन्होंने साफ कर दिया है। फल नहीं, वहाँ पर क्षमा कीजिए, वह फूल जो है ब्रिज कहते हैं ना, फूल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया है। यानी वो दूसरे दल को बता रहे हैं, उसमें जो स्वयं लेखिका बचेंद्री पाल है। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ़ का गिरना ये सिलसिला जो है अभी चल रहा है। इसके वजह से जो हमने काम किया है वह ख़राब भी हो सकता है, ऐसे कह रहे हैं। और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। इस तरह जो है उपनेता प्रेमचंद जो है वहाँ का स्थितियों का अवगत यानी उसके बारे में जानकारी दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद भी लिख सकते हैं। जो पाठ को पढ़कर मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी दिया है उसे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार है। बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। यानी बर्फ़ के जो खंड हैं, बड़े बड़े हो या छोटे छोटे, अव्यवस्थित रूप से कभी जो है गिरना, इसे ही हम हिमपात कहते हैं। तो पता चला आपको, कभी भी जो है यानी हिमपिंड जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो अव्यवस्थित ढंग से गिरते समय जो है यहाँ पर जो छोटे छोटे जो आपके कैंप बेस हैं उसे तहस नहस कर सकते हैं। ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ में हलचल मच जाती है। ग्लेशियर की नदी जो है बहने के कारण जो है वहाँ पर कभी कभी जो है वहाँ पर बर्फ़ जो है पिघल जाता है।
इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दरार भी पड़ सकते हैं, इस तरह जो है वहाँ पर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की दरार बन जाती है। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। रास्ते में जो है दरार आना, यानी जो है हिमखंडों में दरार आ जाने के कारण जो है वहाँ पर अस्थायी फूलों का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत ही कठिनाई होती है। इस तरह जो है हिमपात की परिवर्तन के कारण क्या क्या होता है, यह इसमें जानकारी हासिल की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है? तो रात के 12:30 बजे जो है उनके ऊपर जो है हिमपिंड यानी हिमस्खलन के वजह से उनकी स्थिति किस तरह हो गई थी, इसके बारे में ये बताते हैं। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लोस्ते की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए लायलान के तंबू के कैंप 3 में थी। आपको पता है लायलान की जो तंबू थी बहुत ही हल्की होती है, वहाँ पर कैंप 3 लगाया था, उसमें थी। उसके तंबू में लोब्सांग और तसारिंग उसके तंबू में थे। जो उनके तंबू में जो है लोब्सांग और तसरिंग थे। अचानक रात 12:30 बजे उसके सिर में कोई सख्त चीज़ टकराई और उसकी नींद खुल गई। तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज़ इसके शरीर को कुचलती चल रही थी। इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी। इसके वजह से जो है लोब्सांग वहाँ पर सुई सूर्य के मदद से जो है वहाँ पर हिमखंडों को काटता है। ठीक है, तो इस तरह इसका उत्तर जो है आपको लिखना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है। लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का हो रहा हक्का बक्का क्यों रह गया? तो हक्का बक्का आश्चर्यचकित क्यों रह गया कि जो है इसका उत्तर जो है इस प्रकार है। तो आपको पता है लेखिका जो है साउथ पोल पहुंचने पर उनके साथीदार यानी साथी जो हैं नहीं पहुंचने पर जो है उन्हें फिर से नीचे जाकर जो है उनको जूस तथा ये देकर फिर से उनको कैंप में बुला लाती है। तो चलिए कि बचेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था, उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई थी। यह किसने जाना? लेखिकी बचेंद्री पाल ने जाना। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। उसका जो मेन जो है वह प्रमुख कारण जो है वह सामान ढोकर ला रहा था, इसीलिए वो पीछे रह गया था। अतः बचेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसे ढूंढने के लिए ढूंढने चली गई। ठीक है, की को यह कल्पना नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेगी और उसे मिलने के लिए आएगी। यह उसे कल्पना भी नहीं थी, उसने सोचा भी नहीं था कि बचेंद्री जो है उसे मिलने के लिए नीचे आएगी। इसीलिए जब उसने बचेंद्री पाल को चाय जूस लिए आया देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। इस तरह जो है इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो गया था। तो इस तरह इसका उत्तर लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? उनका वर्णन कीजिए। यहाँ पर जो है कैंप कितने लगाए गए थे उसका वर्णन हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर संक्षिप्त में जो है जानकारी दी गई है। तो आप चाहे तो आप जो है अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। पाठ से ज्ञात होता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए। ठीक है, 5 कैंप बनाए गए थे। उनके दल का पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था।
6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात से ठीक ऊपर था। दूसरा कैंप 7900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। जो 4 कैंप था जो हिमपात के ठीक ऊपर 7900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। कैंप 3 जो है लोहस्ते की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। और कैंप 3 में क्या अनहोनी हुआ था ये आपको पता है। यहाँ लाइलॉन के तंबू लगाए गए थे। एक कैंप साउथ पोल पर बनाया गया था। साउथ पोल जो है पृथ्वी का कठोर स्थल माना जाता है। यहीं से अभियान दल को एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। साउथ पोल से ही जो है एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई करनी थी। इसके अलावा एक बेस कैंप भी बनाया गया था। इस तरह जो है कैंप कुल मिलाकर आदि कैंपों का यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो इस तरह इसका उत्तर जो है आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्मिलित अभियान से सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? यानी अभियान जो है चढ़ते समय सहयोग ही बहुत ही जो है प्रमुख रूप से यहाँ पर कार्य करता है। सहायता करनी है एक दूसरे से, तभी तो जाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका बचेंद्री पाल उनके साथियों जय की मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनसे पहले साउथ पोल कैंप पर जा पहुंची, क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि उनके पास जो है बिना ऑक्सीजन और भारी बोझ जो था उनके पास लदा हुआ था। लेखिका ने दोपहर बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की और नीचे उतरने लगी। उसके इस कार्य से सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय मिलता है। इस तरह उन्होंने जो इससे हौसला भी बढ़ता है और जो है सहयोग भी मिलता है, सहायता भी मिलता है। इस तरह आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। आशयों को यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो पहला आशय है, एवरेस्ट जैसी महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यह जो है कर्नल खुल्लर जो है सभी अभियान के दल के सदस्यों को कहा। तो देखिए इसका उत्तर यानी स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा। एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है। अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए। बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। ऐसे जो है इसका स्पष्टीकरण आपको देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भाव को दिया गया है, स्पष्टीकरण करना है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदुर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा। आशय यह है कि ग्लेशियरों के बहने से, बर्फ़ में हलचल होने से बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं। इससे धरातल पर दरार पड़ जाती है। यही दरारें हिमविदुर में बदल जाती हैं, जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह
इसका ख्याल ही मन में भय पैदा कर देता है। ऐसे होते हुए भी जो है वहाँ पर शेरपा जो हैं अपना काम करते रहते हैं। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। फिर भी ये पता होते हुए भी जो है धैर्य से उसी ओर बढ़ना ऐसे कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भाव दिया गया है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। ठीक है, तो इसका प्रश्न का यानी स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा। जब बचेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई तो उसने घुटनों के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ। बिना सिर नीचे झुकाए हुए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की, फिर इस चित्र तथा हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। उस समय उसे बहुत आनंद मिला। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता को याद किया। इस तरह जो है स्पष्टीकरण आपको लिखना होता है। चलिए अभी हम व्याकरण भाग की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। निहारा है, धसकना, खिसकना, सागर माता, जायज़ा लेना, नौसिखिया। इसे वाक्य में किस तरह प्रयोग करेंगे? निहारा है, बहुत ध्यान से विस्मय के साथ देखना, इसका अर्थ है वाक्य में प्रयोग। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पूर्व उसे निहारा। इस तरह जो है वाक्य में प्रयोग होता है। अगला देखेंगे, धसकना, यानी इसका अर्थ है नीचे धंस या दबा जाना। वाक्य में प्रयोग, बर्फ की भारी चट्टानें जब बर्फीले धरातल पर गिरती हैं तो धरातल धसक जाता है। इसका ख्याल पर्वतारोहियों को भयभीत करने वाला होता है। चलिए, खिसकना यानी धीरे धीरे सरकना। ग्लेशियर, वाक्य में प्रयोग, ग्लेशियरों के बहने से बर्फ़ में हलचल मच जाती है और बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकने लगती हैं। चलिए अगला चौथा है सागर माता। सागर का माता अर्थात एवरेस्ट। वाक्य में प्रयोग, लेखिका को एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माता जो नेपालियों में पसंद है और लेखिका को भी जो है पसंद आया। जायज़ा लेना यानी अनुमान लगाना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग, एवरेस्ट अभियान के समय अग्रिम दल ने फूल बनाकर रस्सियां बांधकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया था। इस तरह जो है वाक्य में प्रयोग करते हैं। अगले देखेंगे यहाँ पर, नौसिखा, नया सीखने वाला। वाक्य में प्रयोग, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का गौरव पाने वाले तेनजिंग से लेखिका ने खुद को नौसिखा कहा। निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आपको विराम चिन्ह जो है वो भी व्याकरण भाग में आता है। किस तरह अल्प विराम जो है, पूर्ण विराम का किस तरह उपयोग करते हैं, संयोजक चिन्ह का, ये सभी जो हैं यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ पर जो है वाक्य दिया है उसमें विराम चिन्ह अल्प विराम नहीं होता है, उसे हमें लगाना होता है। उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ऐसे पढ़ा नहीं जाता और इसमें प्रमुख चिन्ह लगते हैं, विराम चिन्ह। उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। इस तरह जो है इसका पढ़ने का ढंग होता है। अगले प्रश्न देखें, क्या तुम भयभीत थी? तो इसे
किस तरह लिखा जाता है? चिन्हों के साथ, विराम चिन्हों के। क्या तुम भयभीत थी? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? तो इसका जो है विराम चिन्हों के साथ सही प्रयोग इस तरह होता है, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? प्रश्नवाचक आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग करना है। हमारे पास एक वॉकी टॉकी थी, ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी, गहरे चौड़े, आस पास, हक्का बक्का, इधर उधर, लंबे चौड़े। तो देखिए यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करते हैं टेढ़ी मेढ़ी। एवरेस्ट की बर्फीली चोटियाँ बर्फ़ की टेढ़ी मेढ़ी नदी सी लग रही थी। गहरे चौड़े, पहाड़ी रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले देखकर मन भयभीत हो रहा था। आसपास का देखिए, रेगिस्तान में आसपास कोई भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। हक्का बक्का, अचानक सेना द्वारा घेरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए थे। इधर उधर का इस्तेमाल, जंगली रास्ते पर इधर उधर देखकर चलना। लंबे चौड़े, चुनाव के समय नेतागण बड़े लंबे चौड़े वादे करके जनता को बहलाते हैं। अगला देखिए, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। यहाँ पर उदाहरण दिया है अनुकूल प्रतिकूल। तो यहाँ पर देखिए, नियमित का विलोम शब्द है अनियमित, विख्यात का विलोम शब्द है कुख्यात, आरोही का विलोम शब्द है अवरोही, निश्चित का विलोम शब्द है अनिश्चित, सुंदर का विलोम शब्द है असुंदर भी होता है और खराब। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग बनाइए। यहाँ पर देखिए, आवास है, अव्यवस्थित है, प्रतिकूल है, दुर्गति है, अवरोहण है, सुरक्षित है। इसमें उपसर्ग यानी पहले लगाया जाता है। इसका हम समग्र चर्चा जो है व्याकरण भाग में करेंगे। आ जमा वास आवास, अ जमा व्यवस्थित अव्यवस्थित, प्रति जमा कुल प्रतिकूल, दुर जमा गति दुर्गति, अव जमा रोहण अवरोहण, सु जमा रक्षित सुरक्षित। इस तरह जो है आपको लिखना है। आगे देखें, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 4 जो है रिक्त स्थानों के भरना है वाक्य में। यहाँ पर उसके जो शब्द दिए गए हैं, अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक, मैं डैश यह कार्य कर लूँगा, डैश गिरने के डैश ही वर्षा हो रही, डैश बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली, नाड़कसा को डैश गांव जाना था। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, मैं अगले दिन यह कार्य कर लूँगा, बादल गिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई, उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली, नाड़कसा को बहुत तक गांव जाना पड़ा। तो इस तरह जो है आज हमने जो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र जो है चर्चा पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत हमने किया है। तो इस तरह मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से यह प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे और आपने नोटबुक में इसे अच्छी तरह से लिख कर रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।